वेलकम बैक। अमेरिका ने वेनेजुएला पर चढ़ाई कर दी। सदारती स्टसना के बावजूद उसके सदर को गिरफ्तार कर लिया गया। ये मामला सिर्फ ड्रग्स का है या फिर कुछ और बात है? इन तमाम चीज़ों का जायजा लेंगे। इस वक्त सैयद उसामा रिजवी माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। जी उसामा, किस तरह से देखा जा रहा है इस वक्त इस मूव को? अमेरिका एक तरफ तो वो ड्रग लॉर्ड करार देकर जो वेनेजुएला के सदर है उनको गिरफ्तार कर लेता है, फिर दूसरी तरफ ईरान में जो इस वक्त राइट्स है उसके हवाले से उसका ये स्टांस कि अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई तो अमेरिका बराह रास्त मुदाखलत करेगा। ये क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त तरतीब होने जा रहा है? क्या बात है? इमरान भाई देखें, वर्ल्ड ऑर्डर तो पुराना ही है और ये लोग उस वर्ल्ड ऑर्डर को प्रिजर्व करने के लिए, मेंटेन करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। नए वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर तो चाइना, रशिया और जो ईरान, ये दूसरे ममालिक आएंगे। बट ये जो वेनेजुएला के अंदर डेवलपमेंट हो रही है बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसको दो तीन तीन एंगल से देखा जा सकता है। सबसे पहले तो ये कि ये ऑयल गैस वगैरह इससे निकल के जरा बिगर पिक्चर, जिसे हम 30,000 फीट व्यू कहते हैं, वो लें तो ओवरऑल अगर आप देखें इस वक्त दुनिया में ब्रिक्स की वजह से जो हम डिस्कस करते रहते हैं, ऑयल एंड गैस के ट्रेड डी डॉलराइजेशन के अंदर होने के बावजूद, साथ साथ जो दुनिया के अंदर सेंट्रल बैंक्स हैं, ये ट्रेडर्स हैं, उनका ऑयल डॉलर की जो होल्डिंग्स हैं वो बहुत नीचे आ चुकी हैं। अभी रिसेंटली चार्ट भी चल रहा था बड़ा इंटरेस्टिंग। तो यूएस दोबारा से चाह रहा है कि वो एक दोबारा से ये सीमेंट करे इस चीज को, दोबारा से सबको बावर करवाए कि हम ही पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड हैं। और उसके अंदर जो साउथ अमेरिका है, ये अगर आप अभी की बात नहीं है, आप पुराने प्रेसिडेंट मॉनरो, उसको बोलते हैं मॉनरो डॉक्ट्रीन, उसके आगे थी एक और प्रेसिडेंट रोजवेल्ट, इसके तहत ये जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं ये बाहर कहीं से हेल्प नहीं दे सकते। वेनेजुएला ने ये किया कि $60 बिलियन का लोन लिया चाइना से। चाइना ने वो $60 बिलियन का जो लोन दिया, उसके एवज चाइना उनसे ऑयल बाय करता था। और ये पिछले कुछ महीनों से ट्रम्प और मड्यूरो की जो है, आप इसमें ऑनलाइन डिजिटल एक तरह की फाइट भी चल रही थी। तो ये पूरा बिल्ड होते 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 इस पॉइंट पे आया कि उसको कैप्चर कर लिया गया और उसके ऑयल एंड गैस रिजर्व्स को भी वो कह रहे हैं अब हम लोग चलाएंगे। कल ट्रम्प ने ये बकायदा कहा है। इंटरनेशनल लॉ इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। इसके ऊपर काफी एक्सपर्ट्स ने लिखा भी है अभी कि यूनिलैटरली एक कंट्री किसी को इस तरह अटैक नहीं कर सकती जब तक एग्रेशन ना आया और दूसरी तरफ से। बट हमें ये भी इसके लिए जानना जरूरी है सबको कि एक यूएस ने अपने लिए एक चीज बनाई हुई है, उसको वो बोलते हैं मोरल इम्पेरेटिव। वो कहते हैं अगर मोरली गलत कुछ होगा दुनिया में कहीं भी, स्पेशली इस साउथ अमेरिका के अंदर, तो हम लोग उसके अंदर आएंगे। उसमें ड्रग्स भी है, टेररिज्म भी है, नारकोटिक्स भी है। और जो ये आपने कहा ना, भी ड्रग्स की बात है, आप इनकी ऑफिशियल स्टैट्स पढ़ें यूएस के अपने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के, तो उसमें वेनेजुएला टॉप ड्रग डीलिंग कंट्रीज में नहीं है। वो एक ट्रांजिट रूट जरूर है, बट वेनेजुएला टॉप ड्रग डीलिंग कंट्रीज में नहीं है। तो ये यूएस की पुरानी आदत भी है, आपको पता है। 1790 से अभी तक 470 दफा यूएस जो है उसकी मिलिट्री इंटरवेंशन हो चुकी है दूसरे ममालिक में। 1990 से अभी तक 250 दफा कर चुके हैं वो लोग। तो दिस इज नथिंग न्यू, बट इट इज हैपनिंग एट अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। ठीक। द सेकेंड रीजन, एक तो आपने ऑयल एंड गैस की बात की, सॉरी, रिजर्व्स हाँ, की बात सेकंड की। रीजन दूसरा, मैंने आपको ऑयल एंड गैस की बात की है। ऑयल एंड गैस एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट यूएस देख रहा है। दूसरा रीजन मैं आपको बता चुका हूँ, चाइना का, कि हम्म। चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस जो इस जगह पे था। आपको पता है पनामा कैनाल के ऊपर भी रिसेंटली उसके ऊपर भी काफी मसले चले हैं। ये दो रीजन है जिसकी वजह से ट्रंप ने अपनी आप को दोबारा मनवाने के लिए इस रीजन के अंदर एक ये मूव किया है। और आप ये भी देखें, जो आप ईरान की बात कर रहे हैं, वो यूरेशिया का पार्ट है ना। तो इसके ऊपर ऑथर्स ने इतना लिखा है कि अब ये वाला जो एक स्टेज है यूरेशिया वाला, जिसके अंदर हम भी आते हैं, जिसके अंदर मिडल ईस्ट भी आता है, जिसके अंदर सेंट्रल एशिया भी आता है, ये दोबारा से बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका है। और ईरान के अंदर वो सैंक्शंस नहीं कर सकी वो चीज, बॉम्ब्स वो चीज नहीं कर सके जो कि डॉलर ने कर दिया है। हमें पता है कि ये डॉलर की अप्रिसिएशन की वजह से इस वक्त ईरान में प्रोटेस्ट चल रही हैं। तो यूएस इस वक्त इज ट्राइंग टू कम अप एज वेरी स्ट्रांग। और चाइना और रशिया और ये ग्रेटर गेम जो पावर की है, ये उसके लिए ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ये की जा रही हैं। बट जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है आप जिसकी बात कर रहे हैं, वो ऑलरेडी कितनी ही फॉर्म्स के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। इसके अंदर आप एनर्जी के फ्लोज देखें, मैं बार बार कहता हूं, रशिया को सैंक्शन करने के बावजूद रशिया का ऑयल इस वक्त तक पूरी दुनिया में जा रहा है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑकस का मेंबर भी है, इनका ये जो मिलिट्री एग्रीमेंट है, उस ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज्यादा रशियन ऑयल से रिफाइंड जो प्रोडक्ट्स हैं वो जाते हैं इंडिया के थ्रू, टर्की के थ्रू
और दूसरे मलेशिया के थ्रू। तो दुनिया में ये चीजें नहीं, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। अभी यूके ने एडमिशन किया अपना कि हम हमारा कोई रोल नहीं था। पोप ने कहा कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को वापस करना है। उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हम अब किसी की भी कॉलोनी नहीं बनेंगे। तो हम 1960s में नहीं रह रहे अब। तो आई थिंक यूएस नीड्स टू रियलाइज दिस, और ये उनके अपने लिए ही नहीं, तो बुरा है, इस उनकी इस नेशनल रिजीम स्टैंडिंग के चेंज से, लिए। अगर ये रिजीम चेंज है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा फिर जो अमेरिकन पॉलिसीज हैं और वेनेजुएला के हवाले से वहां क्या फर्क पड़ेगा फिर? कोई फर्क नहीं। आप ये देखिए वो फर्क क्या डालना चाहते हैं। आज तक जो पुरानी वियतनाम, अफगानिस्तान, सो लिस्ट गोज ऑन, उसके अंदर क्या फर्क पड़ा है। एक्चुअली इसके ऊपर बड़ी एक इंटरेस्टिंग थ्योरी भी है और हमें इस पे बात करनी चाहिए कि आज तक जितने भी ऑयल रिच कंट्रीज के अंदर इन लोगों ने इंटरवीन किया है, क्या उसका फायदा यूएस को हुआ है? उसका फायदा यूएस को नहीं हुआ। तो वेनेजुएला का भी सेम रहेगा। ये कहना कि अब वेनेजुएला में यूएस आ गया है तो कंपनीज आ जाएंगी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होगी, ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल फाइनेंस, इंटरनेशनल क्रेडिट की लाइंस को रीस्टैब्लिश करना पड़ेगा, सैंक्शंस हटानी पड़ेंगी, वहां पॉलिटिकल सोशल ट्रांजिशन करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके कई कंपनीज आएंगी। उसमें 8 से 10 क्योंकि साल हम लगते ये हैं। देख रहे हैं ना कि अरब स्प्रिंग के हवाले से भी बात करें तो उसका ना उन मुतल्लिका ममालिक के ऊपर कोई अच्छा असर पड़ा और ना ही जो कहा जा रहा था जी कि जनाब इनके इनके रिजर्व्स जो हैं उसके ऊपर एक एक हॉविश जो एक अप्रोच है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं, लेकिन इसमें एक बात बताना जरूरी है कि आपको पता है यूएस इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है। तो सवाल ये आता है, जो सब लोग कह रहे हैं कि यूएस फिर क्यों ऑयल इन गैस इनके चाहता है। तो हमें समझने की जरूरत है, दो तरह का ऑयल है, लाइट और स्वीट ऑयल वर्सेस हैवी एंड सावर ऑयल। यूएस के अंदर जो ऑयल निकलता है वो लाइट ऑयल है, जबकि यूएस की जो गल्फ कोस्ट के ऊपर सारी रिफाइनरीज हैं उस पे हैवी ग्रेड ऑयल के लिए वो अट्यून्ड हो चुकी हैं पिछले कुछ दहाइयों से। अब कनाडा और वेनेजुएला वो दो मुल्क हैं जिनसे ये लेता था, पहले ले सकता था। कनाडा के साथ बड़ी सख्त ट्रेड वॉर चल रही है, बाकी बच के वेनेजुएला। तो ये एक फार ऑफ आप रीजन कह सकते हैं जिसका डाउन द रोड में भी फायदा हो। बट मैंने जैसे आपको बताया कि इस इवेंट के पीछे एक चीज नहीं है। इस इवेंट के पीछे काफी ज्यादा चीजें हैं, काफी नहीं, ज्यादा लेकिन बिगर अगर अगर पिक्चर, मैं लॉन्ग टर्म चीजें हैं। उसामा, अगर मोटा मोटा इसको समझे तो ये कहा जाता, जैसे कहा जाता है ना कि ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी दुनिया की कम होनी चाहिए, ग्रीन एनर्जी की बात की जानी चाहिए, ऑल्टरनेट एनर्जी जो सोर्सेज हैं उसके ऊपर बात की जानी चाहिए, लेकिन ऑयल की अपनी जो एक जो डोमिनेंस है वो हमेशा कायम रहेगी, क्योंकि जितने जंगी जहाज हैं और ये तमाम चीजें ये ऑयल से चलते हैं। ये ग्रीन ना एनर्जी से सिर्फ नहीं ये, चलेंगे, सोलर एनर्जी से नहीं नहीं, चलेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ना सिर्फ ये, एक दुनिया में एक बड़ी अजीब सी ये मिसकंसेप्शन है, इसके ऊपर भी कभी बात करनी चाहिए। ऐसा है नहीं। अभी भी देखें, हर साल एनर्जी रिपोर्ट आती है, स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ एनर्जी, उसके अंदर दुनिया का प्राइमरी एनर्जी मिक्स बताया होता है। अभी भी 87% ऑफ द ग्लोबल एनर्जी मिक्स जो है वो फॉसिल फ्यूल से आता है। हम्म। हम नंबर्स पे बात करते हैं ना, तो ये बातें यूएस, ये ऑयल अभी 70, 80, 90, 100 साल तक रहेगा। स्पेसिफिकली हमारे जैसे ममालिक के लिए, जिन्हें डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं, जिनमें दुनिया की 80% पॉपुलेशन रहती है, उसके लिए ऑयल रेलिवेंट रहेगा। और यूएस जैसे ममालिक ये जरूर चाहेंगे कि इन ममालिक के ऊपर अगर हमने फोकस रखना है ठीक है, यानी फिर ये इनकी एक कि लॉन्ग वो टर्म हमारे पास हो। स्ट्रेटजी, ये इनकी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का हिस्सा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वेरी ठीक है, वेल सेड। बहुत बहुत शुक्रिया। उसामा रिजवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, और वेनेजुएला के ऊपर जो अमेरिका की चढ़ाई है उसके क्या असल मकासद हैं इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।